परिवार व्यक्ति के लिए दुनिया में सबसे करीबी होता है, सबसे अधिक प्यारा और जरूरी भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका परिवार होता ही नहीं, वे किसी तरह संतोष कर लेते हैं। लेकिन जिनका परिवार होते हुए उनसे छिन जाए, उन्हें बहुत मुश्किल से ही शांति मिलती है। समीर भी उन्हीं अभागों में से एक था। उसके परिवार को उससे तब दूर कर दिया गया था जब उसे परिवार का अर्थ भी नहीं पता था। वो सिर्फ उस प्यार की गर्माहट को महसूस कर सकता था जो परिवार से मिलती थी। वो बहुत छोटा था जब सोमसेन ने उसका परिवार छीन लिया था। उसके माता पिता, उसका बड़ा भाई और छोटी बहन। बस समीर किसी तरह बच गया था। इतने साल समीर ने इंतजार किया था और अब वो बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। क्या वो अपने लक्ष्य में कामयाब होगा? आखिर क्यों सोमसेन ने एक मासूम बच्चे से उसका जीवन छीन लिया था? ऐसा लग रहा था जैसे अधीश से जुड़े सभी लोगों की गृह दशा एक सी चल रही थी, युद्ध और बदला। उसे भी ऐसा लगने लगा था कि वो जहां भी जाता है वहां युद्ध और अशांति की ही स्थिति बन जाती है। पहले चंद्रनगर, फिर मंदार, उसके बाद प्रकाश नगर और अब यहां तरंगम। अधीश अपने कमरे में लेटा हुआ यही सब सोच रहा था। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मैं जहां जाता हूं वहां अशांति फैल जाती है? क्या मुझे इसी एक उद्देश्य के लिए यहां लाया गया है? उसे अजीब भी लगता था और बुरा भी। कहां तो उसकी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां थीं, उसके दोस्त थे, विट्ठल और अनन्या थे, उसका घर और काम, यही उसकी दुनिया थी। छोटी मोटी मुश्किलों के अलावा वो कभी परेशान नहीं रहा। लेकिन यहां तो दृश्य ही बदल चुका है। आज उसे अपना पिछला जीवन बुरी तरह याद आ रहा था। वो सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन यह असंभव था। ना तो वो यहां अपनी मर्जी से आया था, ना ही यहां से जा सकता था। अब यहां आ ही गया हूं तो मैं हार नहीं मानूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, संघर्ष करूंगा, जीने के लिए, जीतने के लिए और एक दिन अपने घर लौटने के लिए। लेकिन कब? क्या वो कभी वापस अमित के जीवन में लौट पाएगा? यहां भी तो उसका परिवार है। विश्वाजी हैं, देवयानी और मृगांक हैं, अमृत और माधवी हैं और सबसे बढ़कर उसके अपने बच्चे इंद्रनील और मल्लिका हैं। वो कैसे इन सब को छोड़कर जाने की सोच सकता है? अधीश ने अपने सर को झटका दिया और इन बातों को दिमाग से निकाल फेंका। बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और फिर एक बार विषैली बर्फ के मंत्रों के अभ्यास के लिए चल पड़ा। उन सब को तरंगम लौटे 2 दिन हो चुके थे। समीर अब तक अधीश से मिलने नहीं गया था, ना ही किसी ने उसे घर से निकलते देखा था। वो बस चुपचाप अपने घर में बैठा रहता और मन ही मन योजना बनाता रहता। अगले दिन वो सुबह सवेरे घर से निकला। उत्कर्ष भवन जाकर वो अपने लिए कुछ सिद्धि यंत्र खरीदना चाहता था। सेवक ने उसे कई सिद्धि यंत्र दिखाए। एक चोंगे पर उसकी नजर पड़ी। उसने सेवक से उसका दाम पूछा। इसका मूल्य कितना है? यदि आप रत्नमणि देंगे तो 500 रत्नमणि और कोई वस्तु इसके बदले देंगे तो उस वस्तु के मूल्य को काटकर फिर बताऊंगा। समीर ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, इसे मेरे घर भेज देना, मैं 500 रत्नमणि वहीं दे दूंगा। सेवक अवाक रह गया। आमतौर पर लोग वहां मोल भाव करते ही थे और वे भी मूल्य थोड़ा ज्यादा ही बताते थे, लेकिन समीर ने बिना मोल भाव किए वो चोगा खरीद लिया था। और 500 रत्नमणि कोई साधारण मूल्य तो था नहीं, लेकिन समीर कोई साधारण मांत्रिक नहीं था। उसका परिवार तरंगम के सबसे धनी परिवारों में से एक था। उसके पिता की मृत्यु के बाद सब लोग जैसे उसे भूल ही गए थे, लेकिन उनका धन अब भी समीर के पास था। इसका एक कारण यह भी था कि तरंगम के अन्य धनी परिवारों के विपरीत वो एक छोटे से घर में अकेला रहता था। यहां तक कि उसका कोई सेवक भी नहीं था। जब वो उत्कर्ष भवन से निकलकर वापस जा रहा था तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। घर में प्रवेश करते समय भी उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर आवाज दी, कौन है? सामने आओ। इस तरह पीछा करने का क्या अर्थ है? लेकिन ना तो किसी ने उत्तर दिया
ना ही उसे कोई दिखाई दिया। शायद मेरे मन का वहम होगा। यही सोचता हुआ वो घर के भीतर चला गया। शाम को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक कर उठ बैठा। पूरे दिन वो उस पीछा करने वाले के बारे में सोच रहा था। कभी उसे लगता कि शायद उसका भ्रम था, कभी लगता कि नहीं, सच में ही कोई था। दस्तक सुनकर उसे लगा कि ये वही होगा। वो सावधान हो गया और एक अग्निपिंड उत्पन्न करके फिर दरवाजा खोला। प्रणाम, क्या आप ही मांत्रिक समीर हैं? मैं उत्कर्ष भवन से आया हूं। उसने अग्निपिंड नष्ट किया और दरवाजा पूरा खोल दिया। भीतर आ जाओ, उसने कहा तो उत्कर्ष भवन का वो कर्मचारी भीतर आ गया। वो चारों तरफ देख रहा था। घर बहुत ही छोटा था। समीर बोला, क्या देख रहे हो? ये सवाल सुनकर वो घबरा गया। चोगा वहीं रख दो, मैं रत्नमणि लेकर आता हूं, समीर ने कहा। सेवक ने चोगा वहीं पास रखी एक कुर्सी पर रख दिया और मूल्य लेकर चला गया। समीर कुछ देर चोंगे को देखता रहा, फिर उसे वापस रखकर सोने चला गया। फिर कई दिन तक उसे यही लगता रहा कि कोई उसके पीछे आ रहा है, लेकिन कौन? विषैली बर्फ के मंत्र इतने कठिन थे कि उच्च मानसिक क्षमता होते हुए भी अधीश को उन्हें याद करने में कठिनाई हो रही थी। लगातार कई दिनों के अभ्यास के बाद अधीश अब उन मंत्रों को याद कर पाया था। इस बीच ना तो वो समीर से मिलने गया, ना ही समीर उसके पास आया। लगभग आधा दिन उसका अभ्यास में गुजर जाता, बाकी का आधा वो बलवीर के साथ औषधियां बनाने में बिताता। एक दिन जब वो बलवीर के यहां पहुंचा तो उसका चेहरा दमक रहा था। बलवीर समझ गए कि आज अधीश को मंत्र याद हो गए हैं। उन्होंने कहा, आओ आओ अधीश, आज तो बड़ी जरूरी औषधि बनाकर उत्कर्ष भवन भेजनी है। अधीश ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने फिर से वही बात दोहरा दी। अरे भाई, वहां क्यों खड़े हो? जल्दी काम पर लग जाओ। अब अधीश से न रहा गया, अनमनासा होकर बोला, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। बलवीर ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। मुझे पता है कि आज तुम सफल होकर आए हो, बधाई हो। मैं तो बस तुम्हें सता रहा था। चलो अब इसका प्रयोग करके देखते हैं। अधीश भी हंसने लगा। फिर वे दोनों उनके महल के पीछे वाले बगीचे में चले गए। अधीश ने बटुए से वो डिबिया निकाली और उंगली कवच निकालकर उसे ध्यान से देखा। फिर बलवीर से पूछा, पहन लूं? बलवीर ने कहा, हां अधीश, पहनो, अब किस बात का इंतजार है? अधीश ने डिबिया में से कवच निकाला और उंगली में पहन लिया। पहनते ही वो कवच उसकी उंगली से चिपक गया और अधीश के मुंह से एक तेज चीख निकल गई। महाशय, बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर ठंड से अकड़ जाएगा। बलवीर मुस्कुराए और बोले, अब अंधेरी शक्तियां प्राप्त करनी है तो कुछ कष्ट तो सहना ही होगा। बर्फ का मंत्र है, इसलिए तुम्हें अधिक सर्दी लग रही है। अधीश दर्द से तड़प रहा था। अब तो दर्द के साथ साथ उसे कपकपी भी हो रही थी। बलवीर ने एक सेवक को इशारा किया। वो जलते हुए कोयले की अंगीठी और एक कंबल लेकर आ गया, लेकिन अधीश की ठंड कम नहीं हुई। वो तड़प रहा था। बलवीर ने कहा, धैर्य रखो अधीश, बस कुछ ही देर की बात है। बहुत देर तक अधीश उसी तरह कांपता रहा। लगभग 1 घंटे बाद उसकी ठंड कुछ कम हुई। वो जमीन पर बैठ गया। उसके दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पीली पड़ चुकी थी। उसने हथेली को सीधा करके देखा, लेकिन वो बर्फ की तरह ठंडी थी और उंगलियां जैसे जम गई थीं। बलवीर ने एक सेवक से कहकर अपने कमरे से एक औषधि मंगाई और अधीश को पिला दी। काफी देर बाद उसे कुछ राहत मिली। शाम ढल चुकी थी और बगीचे में मशालें जला दी गई थीं। अधीश के चेहरे पर आराम देखकर बलवीर ने अपने सारे सेवकों और रस जीवों को वहां से चले जाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वो जगह एकदम खाली हो गई। बलवीर ने अधीश से कहा, उठो अधीश, अब मंत्र का प्रयोग करो। अधीश लड़खड़ाते हुए उठा। बलवीर ने अधीश को एक और औषधि दी। ये उच्च मानसिक क्षमता के लिए थी। उसे पीते ही अधीश का मस्तिष्क भी स्थिर हो गया। अब अधीश मंत्र के प्रयोग के लिए फिर से तैयार था। उसने मंत्र पढ़ा और थोड़ी दूरी पर खड़े बरगद के एक विशाल पेड़ की ओर उंगली से इशारा किया। 2 पल बाद ही एक भयंकर आवाज हुई। वो विशाल बरगद जो कई 100 सालों से वहां अडिग खड़ा था,
अचानक ही भयंकर आवाज करते हुए बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। अधीश भौचक्का सा ये दृश्य देखता रहा। तभी बलवीर ने आकर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बहुत बधाई मेरे बच्चे, तुम एक बार फिर सफल हुए। अब अधीश के पास प्रथम श्रेणी के 3-3 मंत्र थे। उसका मन कर रहा था कि वो चीख चीख कर ये बात उन सबको बता दे जो कहते थे कि अधिक संख्या में सामान्य मंत्र होने के कारण वो कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। रात का भोजन बलवीर के साथ ही करने के बाद अधीश बटुक के महल में वापस आ गया। रात में बिस्तर पर लेटकर वो अपनी उस उंगली को ध्यान से देख रहा था। उसका रंग अब भी पीला था, कवच जैसे उसके पोर में समा गया था। अधीश मुस्कुराकर उसे देखते हुए सोच रहा था, आज मैं सबको बता देना चाहता हूं कि देखो, मैंने प्रथम श्रेणी का मंत्र ही नहीं, एक काली शक्ति का मंत्र भी स्थिर कर लिया है। पूरे मंदार में अब 2 ही लोगों के पास काली शक्ति का मंत्र होगा, एक मेरे गुरु सूर्यभान के पास और दूसरा मेरे पास, अधीश पुरोहित के पास। यही सब सोचते सोचते उसे पता ही नहीं लगा कि कब उसकी आंख लग गई। वैसे भी इतने दुष्कर मंत्र के प्रयोग से दिमाग के साथ साथ उसका शरीर भी थकान से चूर हो चुका था। जल्दी ही वो गहरी नींद में सो गया। उधर प्रकाश नगर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। कभी कभी विश्वा वहां आ जाते। बच्चों के साथ हरदम छाया की तरह रहने वाली चंद्रिका न जाने क्यों उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। 1-2 बार उन्होंने उससे कह भी दिया, जब मैं यहां आता हूं या बच्चे मेरे पास होते हैं, तुम्हें साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें संभाल सकता हूं। और वास्तव में बच्चे भी सिर्फ तभी चंद्रिका का साथ छोड़ते थे। एक दिन विश्वा ने अमृत को बुलाकर पूछा, बच्चे हद से ज्यादा उस चंद्रिका पर निर्भर होते जा रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। कहां रहती है वो? विश्वा उसका पता ठिकाना जानना चाहते थे। अमृत कुछ तक पकासी गई। पिताजी, वो चंद्रिका प्रकाश नगर के पास ही एक गांव की रहने वाली है। उसकी मां वहां रहती थी और चंद्रिका रोज सुबह वहां से आ जाती थी। लेकिन अब हमने महल में ही उन दोनों के रहने का बंदोबस्त कर दिया है। सेवकों के कमरे में से 2 कमरे चंद्रिका को दे दिए हैं। यह सुनकर विश्वा के माथे पर बल पड़ गए। और क्या जरूरत थी उसे यहां रखने की? आज तक अमृत से विश्वा ने इस तरह से बात नहीं की थी, ना ही उसके किसी निर्णय के बारे में सवाल जवाब किए थे। आज अचानक यह गुस्सा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुद को संभालती हुई वो बोली, बच्चे उसके साथ हिलमिल गए हैं, काफी चीजें सीख गए हैं, लेकिन रात में जब वो चली जाती थी तो उसे याद करते थे, बस इसलिए। अब विश्वा के क्रोध का ठिकाना ना रहा। बच्चे तुम्हारे हैं या उसके? क्यों वे उसके बिना नहीं रह सकते? कल के कल इस चंद्रिका और उसकी मां को यहां से निकाल बाहर करो। अमृत ने कहने की कोशिश की। लेकिन पिताजी, विश्वा ने शांत आवाज में कहा। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, और वहां से चले गए। अमृत ने पूरी बात माधवी को जाकर बताई तो वो भी हैरान रह गई। लेकिन पिताजी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतनी अच्छी लड़की है चंद्रिका। अब ये बताओ, क्या कहकर हम उसे यहां से जाने के लिए कहेंगे? अमृत ने पूछा तो माधवी कोई जवाब नहीं दे सकी। अमृत इसी दुविधा में थी कि तभी चंद्रिका उसे आते हुए दिखाई दी। अमृत सोच रही थी कि क्या कहेगी वो चंद्रिका से। उधर रात का पहला पहर था। समीर अभी गहरी नींद में नहीं सोया था कि उसे दरवाजे पर हल्की सी थाप सुनाई दी, साथ ही किसी के कदमों की आहट भी। पहले तो उसे लगा कि फिर से उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन थपकियां निरंतर बढ़ती ही जा रही थीं। उसने दरवाजे की झिर्री में से झांक कर देखा। काला लबादा ओढ़े एक औरत बाहर खड़ी थी। उसने मुंह पर भी नकाब पहन रखा था। सिर्फ उसकी देह यष्टि से ही अनुमान लगाया जा सकता था कि वो लड़की या औरत है। समीर ने सावधानी से दरवाजा खोला और थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो गया। लड़की भीतर आई और दरवाजा बंद कर दिया। समीर उसकी ओर देख ही रहा था कि उसने अपना नकाब हटा दिया। अचरज के मारे वो एकदम 2 कदम पीछे हट गया। उसके मुंह से अचानक ही निकला, तुम? लड़की की आंखों में आंसू थे। भरे गले से उसने जवाब दिया, हां भैया,
ये लड़की कौन है जो रात के समय समीर से मिलने चली आई थी? विश्वा को किस बात की आशंका थी? क्या उन्हें किसी खतरे की आशंका हो रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।